हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज मैं आपको बताऊंगा इकोलॉजी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये थर्मोडायनेमिक्स फ्लोरोडायनेमिक्स से डर लगता है। सर ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको आप इकोलॉजी बायोलॉजी में क्यों लेके आए? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वैसा नहीं है, जैसा वो है वही है, बट हम लोग यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, ना ही कोई न्यूमेरिकल आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। यहां पर हम लोग समझेंगे कि हमारा इकोसिस्टम में, यानी हमारा इकोलॉजी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या काम है और इससे कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपना इकोलॉजी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और ये किसके बारे में बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना यह है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को हम लोग ना ही बना सकते हैं खुद से, ना ही एनर्जी को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो फिर सर एनर्जी क्या होगा? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर होगा, यानी एनर्जी कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। एनर्जी एक फॉर्म, दूसरा, तीसरा। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट से आया, उस एनर्जी को बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, उस एनर्जी को ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड्स बनाने के लिए प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया। फिर उस प्लांट को जब कोई कंज्यूमर खाएगा तो फिर वो उसके अंदर, मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा वो एनर्जी। तो यहां देखा जाए लाइट एनर्जी को बॉन्ड, बॉन्ड से फिर केमिकल, ऐसे करते 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 एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट एनर्जी खत्म नहीं होता है। तो यही ध्यान रखिए, फर्स्ट लॉ यही कहता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चलिए यहां से समझते हैं। बोले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एनर्जी ना ही बन सकता है, ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक स्टेट से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पर यह सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, सनलाइट से आया, सनलाइट इस प्लांट ने उसको अब्सॉर्ब किया। यह प्लांट जब उसको अब्सॉर्ब करेगा तो प्लांट बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जैसे बनाएगा तो ग्लूकोज बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनाएगा। कौन बॉन्ड बनाएगा? ये जो एनर्जी आया, इस एनर्जी का यूज करके ये इन सब चीज को पकड़ेगा और उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, यानी बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहां पर यूज करेगा। तो क्या मैं बोल दूं, हमारा लाइट एनर्जी बॉन्ड एनर्जी में बदल गया, यानी जो अब तक लाइट के फॉर्म में था वो बॉन्ड के बीच में आ गया, या फिर इसको मैं केमिकल एनर्जी बोल सकता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब जैसे ही कंज्यूमर इस प्लांट को खाएगा, कंज्यूमर के अंदर ये एनर्जी चला गया, वहां भी एक कंज्यूमर क्या बनाएगा? वहां भी एक कंज्यूमर इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कंज्यूमर अपने अंदर का प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन में अमीनो एसिड लगेगा, उसमें जो बॉन्ड बनेगा, ये कंज्यूमर इसके अंदर ग्लूकोज बनाएगा। कंज्यूमर भी अपने अंदर फैट, लिपिड, कंज्यूमर भी अपने अंदर बहुत सारा चीजें बनाएगा और वहां भी इसको बॉन्ड एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करेगा। तो यहां सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, सोलर से बॉन्ड, बॉन्ड से केमिकल। और मैं बताऊं, जब ये एनर्जी कंज्यूमर के अंदर आ गया, कंज्यूमर जब अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर लिया, अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर भागेगा, कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर दौड़ेगा, कंज्यूमर के शरीर से हीट के रूप में भी एनर्जी लॉस होगा। आपको पता है हमारा और आपका शरीर से अभी इस वक्त भी हीट लॉस हो रहा है, यानी हमारा शरीर से रेडिएशंस के रूप में हीट निकल रहा है। तो ये एनर्जी जब कंज्यूमर के पास आया, कंज्यूमर केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया, यही एनर्जी कंज्यूमर के अंदर से हीट एनर्जी बन के लॉस होगा, यही इसका मैकेनिकल एनर्जी दौड़ धूप में लगेगा, यही इसका काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। यहां सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब सवाल यह है, यह सोलर एनर्जी, बॉन्ड, केमिकल, हीट, मैकेनिकल, काइनेटिक, सर एनर्जी ट्रांसफर हो गया, एनर्जी अलग अलग स्टेट में आ गया, बदलते बदलते इतना बदल गया, बदलते बदलते इतना बदल गया, ये दोबारा इधर लौट नहीं सकता है। क्या मैं कह दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, और सिर्फ ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही एनर्जी का फ्लो बता रहा है। अब बच्चा पूछेगा, सर फिर ये एनर्जी कहां जाएगा? ये जो हीट एनर्जी जो लॉस हो गया वो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स में जाएगा। ये मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ाएगा, ये हमारा बायोस्फीयर में चला गया, यूनिवर्स में चला गया, ये रैंडमनेस को बढ़ाया, ये हमारा यूनिवर्स में फैल गया। ये कहानी अलग है, आपको बस ये याद रखना है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते रहता है, बट ये एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चलिए अब बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर आपको बताऊं, ड्यूरिंग ट्रांसफर एनर्जी इज लूज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। बोल रहा है जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फॉर्म में जब एनर्जी जाता है तो बीच में कुछ नुकसान भी होता है। यह आपको पता होना चाहिए। कोई भी सिस्टम इस यूनिवर्स में कंप्लीटली 100% एफिशिएंट नहीं है। यानी किसी भी सिस्टम में जितना एनर्जी आप देते हैं उतना एनर्जी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। यानी सोलर से जब बॉन्ड में आएगा कुछ एनर्जी उड़ेगा। अगर ये 100 जूल एनर्जी यहां से आया, बॉन्ड में स्टोर होते होते ये कम रह जाएगा। यह नहीं कि सोलर एनर्जी 100 आया तो यहां भी 100 जूल बॉन्ड एनर्जी में होगा, नहीं। जैसे जैसे एनर्जी एक रूप से दूसरा रूप में जाता है कुछ एनर्जी लॉस होता है। मैक्सिमम लॉस के कारण हीट एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी हीट के रूप में ही लॉस होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है आपको, जब ट्रॉपिक लेवल्स में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ट्रॉपिक लेवल में जैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वहां पर एनर्जी का कुछ लॉस होगा। मेजर कारण है हीट लॉस। चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर 100 जूल या फिर 100% एनर्जी आया, आप इसको जूल में कर लीजिए। 100 जूल एनर्जी आया, या 100 जूल में से 10 जूल बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया। यार मानो ये ऑर्गेनिज्म कौन है, ये सनलाइट से एनर्जी आया, सन से 100 जूल एनर्जी आया। इस 100 जूल को इस प्लांट ने लिया, लेकिन ये सिर्फ इसमें से 10 जूल ही यूज कर पाया और 90 जूल यहां से निकल गया। यार नहीं कर पाया, कोशिश किया नहीं हुआ। 10 जूल एनर्जी कैसे यूज किया ग्लूकोज बनाने में। यह बॉन्ड बना रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में। यह बॉन्ड बना रहा है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में 10 जूल एनर्जी लगा, बाद बाकी एनर्जी वहां से चला गया। आपको पता होगा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब कुछ एनर्जी निकलता भी है। ध्यान रहे बच्चे, ये 100 जूल ले लिया, लग रहा था 100 जूल लगेगा, लगाने के लिए 100 जूल लग गया, लेकिन जैसे ही ये पूरा बॉन्ड बन गया वहां से 90 जूल भाग गया। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है। समझ रहे हैं आप? 100 जूल इसको एक्सपेक्टेशन था इस ऑर्गेनिज्म को कि 100 जूल एनर्जी लग जाएगा इसको। जैसे ही 100 जूल लाया, लगना था 100 जूल, लगा भी, लेकिन जैसे ही बॉन्ड कंप्लीटली बन गया वहां से एनर्जी ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है। यहां से 90 जूल एनर्जी निकल गया, 10 जूल ही इस बॉन्ड में रहा, 90 जूल वहां से निकल गया, हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी गया। ये 90 जूल कहां जाएगा? एनवायरमेंट में जाएगा। ये 100 जूल लिया था, 10 जूल यूज कर पाया, 90 जूल निकल गया यूनिवर्स में, इधर उधर माहौल बिगाड़ेगा। क्योंकि जब ये एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म से निकालेगा, इस प्लांट से जब ये एनर्जी निकलेगा, मैं एग्जांपल के लिए 90 जूल बोल रहा हूं, जरूरी नहीं 90 जूल होगा, 90%, इसका मतलब 10% यूज। समझ रहे हैं आप? 10%, यानी अगर 1000 जूल आएगा तो 100 जूल यूज करेगा, 900 जूल निकाल देगा। ये जो एनर्जी यहां से निकला ये कहां जाएगा? ये अगल बगल का माहौल का एयर मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी बढ़ाएगा। यानी इस एयर मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो रैंडमनेस उसमें बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और इन्वायरमेंट का माहौल और ज्यादा हलचल बढ़ेगा। क्या मैं कह दूं यह हलचल को कम कर रहा है? सर क्या सर, इन्होंने ही तो 90 जूल निकाला था, यह हलचल कम कैसे कर रहा है? हाँ, आप इमेजिन कीजिए अगर ये 100 के 100 जूल यूनिवर्स में डायरेक्ट आता, अगर ये 100 का 100 जूल धरती में डायरेक्ट इंटरेक्ट करता, अगर ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स के, इन्वायरमेंटल मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता, तो ये ज्यादा एंट्रोपी बढ़ाता, ज्यादा रैंडमनेस बढ़ाता, ये ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ाता, ये ज्यादा तबाही फैलाता। लेकिन 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 इस ऑर्गेनिज्म ने तो 10 जूल तो कंज्यूम किया, कम से कम 10 जूल को तो ये रखा, 90 जूल रिलीज हुआ। ध्यान रहे, ऑर्गेनिजम्स, हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी को कम करने का कोशिश करता है।
यह ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डरनेस को कम करने का कोशिश करता है। यही ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स का रैंडमनेस को कम करने का कोशिश करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत रख पा रहा है, लेकिन कुछ तो रख पा रहा है। तो ध्यान रहे, जब ये एनर्जी हीट एनर्जी के हिसाब से रिलीज होगा तो इसको मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का ये इन्वायरमेंटल मॉलिक्यूल है, यूनिवर्सल मॉलिक्यूल्स है जो इधर उधर फैल रहा है, घूम रहा है। फिर ये एनर्जी यूनिवर्स से बाहर, ये हमारा बायोस्फीयर से बाहर भी जाएगा, क्योंकि एनर्जी के लिए हमारा बायोस्फीयर ओपन सिस्टम है। आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारा बायोस्फीयर में, इन अर्थ में बाहर से एनर्जी आ भी सकता है, एग्जांपल सोलर एनर्जी, और यहां से एनर्जी जा भी सकता है एंट्रोपी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस के कारण। यह हमारे यूनिवर्स में फैल जाएगा, यूनिवर्स का रैंडमनेस बढ़ाएगा। अब देखिए, यह मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग 10% रैंडमनेस, एंट्रोपी या फिर डिसऑर्डरनेस को कम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली ट्राई टू डिक्रीज रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा यूनिवर्स का कंटिन्यूअसली, हमारा बायोस्फीयर का, हमारा अर्थ का रैंडमनेस को कम करने का कोशिश करता है। कैसे? अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, सारा सोलर एनर्जी अगर यहां आए और हमारा बायोस्फीयर में सब मॉलिक्यूल्स में ये फैल जाए तो क्या होगा? तबाही होगा। क्या होगा? तबाही होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा। एग्जांपल, टेक्टोनिक प्लेट्स, आप लोग नाम सुने होंगे, अर्थक्वेक का रीजन। ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, धरती हिल जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। आप सोचिए, अगर ऐसे ऐसे हिलेंगे क्या होगा? जब जोर जोर से हिलेंगे और ज्यादा अर्थक्वेक आएगा, भयानक तबाही आएगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा और न जाने क्या क्या तबाही होगा। इस रैंडमनेस को कंटिन्यूअसली कौन कम करने का कोशिश कर रहा है? कौन हमारा बायोस्फीयर में एनर्जी को रिजर्व करने का कोशिश कर रहा है? कौन चाहता है कि आया हुआ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए? वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी को छिपाए रखता है, और वही एनर्जी अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स में निकाल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए, तो मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी, रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स वो हीट को एब्जॉर्ब करके वही मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरा में बदलता है। सही बात है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? जब जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा एनर्जी, तब क्या होगा? लॉस होगा एनर्जी का। मैक्सिमम हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर पा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तभी यहां पर बायोस्फीयर के अंदर रैंडमनेस कम करके रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा बैलेंस कर दो, रैंडमनेस हटा दो। रैंडमनेस जरूरी है, डिसऑर्डरनेस जरूरी है। हमारा आप लिविंग है क्योंकि डिसऑर्डर्ड है। आपको पता होगा, अगर हमारा ऑक्सीजन, अगर हमारा अंदर का ऑक्सीजन और हमारा बाहर का ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर का अंदर का ऑक्सीजन, एनवायरमेंट का ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, हमारा डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, नेट वर्क डन जीरो। आपको पता होना चाहिए, वैसे तो बहुत ज्यादा फिजिक्स इसमें है ही नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे, जब दो सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, वहां वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो मतलब सिस्टम डेड हो गया है। ध्यान रहे बच्चों, अगर CO2 का लेवल इन्वायरमेंट और हमारे अंदर इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ध्यान रहे उस दिन हम लोग खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं रैंडमनेस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिसऑर्डरनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बहुत ज्यादा होने को कौन रोक रहा है? ऑर्गेनिज्म। क्या करके? अपने अंदर एनर्जी को बॉन्ड्स के रूप में एब्सॉर्ब करके उसको वहां पर उस रूप में रखने की। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ फूड चेन। चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और अब हम लोग देखेंगे फूड चेन। फूड चेन, सर फूड चेन तो पढ़ लिए, हाँ, लेकिन कुछ टाइप्स का फूड चेन है जो आपको जानना जरूरी है। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं
ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, पैरासाइटिक फूड चेन क्या है, डेट्राइटस फूड चेन क्या है। आपको पता है इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग रहते हैं उनमें से एक लिविंग दूसरा लिविंग पर डिपेंडेंसी शो करता है, यानी एक लिविंग दूसरा के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा पर निर्भर है। वही निर्भरता का सीक्वेंस को हम लोग फूड चेन बोल रहे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे थोड़ा और डिटेल में कि बैक्टीरिया किस पर निर्भर है, वो किस पर, वो और वो थोड़ा अंदर जाके देखेंगे कि सारा फूड चेन, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब फूड चेन प्लांट से ही शुरू होगा, ये बात भी सही नहीं है। चलिए बच्चों डिटेल से देखते हैं। 3 फूड चेन मेजरली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग शब्द ही आ रहा है चरने से, आपको समझ जाना है ये वही टेरेस्टेरियल वाला नॉर्मल फूड चेन है। जब इसको हम लोग प्रीडेटरी फूड चेन भी बोलते हैं, यानी इसमें प्रीडेशन होगा, हर्बियोर्स होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे। बात यह है कि सर प्रीडेटरी फूड चेन जो है यानी ग्रेजिंग फूड चेन, ये स्टार्ट कहां से होगा? ध्यान रहे बच्चों, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएगा। अगर मैं बोलूं ट्री को खाए बर्ड, बर्ड को खाए बैक्टीरिया, ध्यान रहे ट्री बड़ा है, बर्ड और छोटा, बैक्टीरिया बहुत छोटा, ये इस फूड चेन का हिस्सा नहीं है। यानी ग्रेजिंग फूड चेन को फॉलो करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगा वो स्मॉल होगा, धीरे 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 कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर तक बड़ा हो जाएगा। क्या ऑर्गेनिज्म का साइज, यह ध्यान रहे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर स्मॉल, कंज्यूमर लार्ज। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ग्रास को खा गया रैबिट, रैबिट को खा गया उल्फ, उल्फ को खा गया लायन। ग्रास का साइज छोटा, रैबिट उससे थोड़ा बड़ा, उल्फ और बड़ा, लायन बहुत बड़ा। ये क्या है? ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है। यानी ग्रेजिंग फूड चेन में याद रहे आपको, छोटा से शुरू होते धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा हो जाएगा जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे, पहला पॉइंट। अब देखिए जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो टेरिस्टेरियल में कैसे होगा, वही ग्रेजिंग फूड चेन एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसे होगा। अगर मैं बात करूं, ग्रास को खा गया रैबिट, रैबिट को खा गया उल्फ, उल्फ को खा गया लायन। ध्यान रहे बच्चों, क्या यह जरूरी है ग्रास को रैबिट खा के वहां खड़ा रहेगा कि मुझे उल्फ खाए, और उल्फ वहां खा के वो फिर खड़ा रहेगा मुझे लायन खाए? यानी ये सीक्वेंस है, एज इट इज फॉलो होगा, ये जरूरी नहीं है, ये रेयर केस है। ऐसा सीक्वेंस आपको नेचर में मिलना बहुत रेयरली होगा कि आज सुबह उठ के रैबिट ने घास को खाया ही था कि उसको उल्फ खा गया, उसको लायन खा गया। ऐसा भी हो सकता है रैबिट घास खा के निकल गया था, रैबिट घास खा के निकल गया था, इसी बीच में डियर आया था, डियर को डायरेक्ट लायन खा लिया, ये भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेजिंग फूड चेन का जो हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में, वो जरूरी नहीं है एज इट इज फॉलो होगा, एज इट इज चलेगा। ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि आप जो सीक्वेंस बनाए हैं वही सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है। एक पॉइंट है इन टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम मेजर कंड्यूट यानी सोर्स फॉर एनर्जी फ्लो इज डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। सर ये क्या बात बोल दिया, आपको पता होना चाहिए। ग्रेजिंग फूड चेन में प्लांट्स ने जो मिनरल न्यूट्रिशन लिया था वो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट से ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कंज्यूमर्स के अंदर चला गया, दोबारा उसको सॉइल में मिलाने के लिए डेट्राइटस फूड चेन शुरू करना होगा, यानी दोबारा सेप्रोट्रॉप्स आएंगे, एक अलग फूड चेन स्टार्ट होगा। वो फूड चेन हम लोग यहां पढ़ेंगे, डेट्राइटस फूड चेन। तो ध्यान रहे दोबारा एनर्जी का फ्लो करवाता कौन है? डेट्राइटस फूड चेन। आगे डेट्राइटस फूड चेन अगर नहीं होगा ये फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, यहां एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर है हमारा एक प्लांट, ये सॉइल से मिनरल्स ले रहे हैं, इस प्लांट को इस ऑर्गेनिज्म ने खाया, इस कंज्यूमर ने खाया, ये हम लोग कर रहे हैं, हमारा फूड चेन हो रहा है। ध्यान रहे जब तक ये कंज्यूमर मरेगा नहीं, जब तक इस प्लांट अगर बाय चांस गया या फिर मरा, यहां से मिनरल न्यूट्रिशन को दोबारा फ्री करने का काम करेगा सेप्रोट्रॉप्स, यहां से एक अलग फूड चेन चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन। तो ध्यान रहे ग्रेजिंग फूड चेन को चलाने के लिए जो दोबारा एनर्जी का फ्लो करवाता है वो डेट्राइटस फूड चेन करवाता है।
ध्यान रहे। उसके बाद यही ग्रेजिंग फूड चेन यानी छोटा ऑर्गेनिज्म से बड़ा ऑर्गेनिज्म की तरफ एक्वाटिक में देख लेते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन एक्वाटिक में कैसे काम करता है? फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटा, फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटा, जूप्लैंक्टन बड़ा, स्मॉल फिश उससे बड़ा, लार्ज फिश बहुत बड़ा। ये वही है जो ग्रेजिंग फूड चेन है, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में है। ध्यान रहे बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहा है, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश, स्मॉल को लार्ज फिश। मैंने यहां ग्रास, रैबिट और फ्लाइन का एग्जांपल दिया था, बट ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में जरूरी नहीं है। आज संडे है, आज इसी तरीके से चलेगा नहीं, लेकिन ये चीज कॉमन है, यह आपको मिलेगा, ये कॉमन है। नेचुरली यही चीज आपको ज्यादातर ओशियन में, लेक में, रिवर्स में यानी एक्वाटिक बॉडीज में देखने को मिलेगा। क्या मैं कह रहा हूं? ग्रेजिंग फूड चेन जो टेरेस्ट्रियल में हम लोग बना रहे हैं वो रेयर है, कभी कभार मिलेगा, लेकिन वही ग्रेजिंग फूड चेन जब हम लोग एक्वाटिक में बना रहे हैं वो कॉमन है। ज्यादातर यही मिलेगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन खा रहा है, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खा रहा है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रहा है। ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, ये बहुत ही कॉमन केस है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। ये दो पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन है, यहाँ कम ऑप्शन है, यहाँ ये रूल बहुत ज्यादा फॉलो होता है, कॉमनली ये चलते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ग्रास को रैबिट, रैबिट को वुल्फ को लॉयन यही चलेगा, वहां बहुत वैरायटी है। ऐसा हो सकता है कि ग्रास को आज यहां पर डायरेक्टली काव खा गया और लॉयन ने काव को ही खा गया, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब देखिए, यहां एक लाइन है, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो। ये क्या बोल दिया? बोल रहा है जब हम लोग एक्वाटिक सिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन को बना रहे हैं, सॉरी एक्वाटिक इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर। हाँ, बोल रहा है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पानी में जो जीएफसी वाला फूड चेन है वही मेजर फूड चेन फॉलो होता है, यानी ग्रेजिंग फूड चेन, और उसी से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। देखिए यहां से एनर्जी इसमें आया, इससे इसमें लार्ज फिश, फिर वही लार्ज फिश क्या होगा? टॉप कंज्यूमर होगा, मरेगा, गलेगा, फिर वही लार्ज फिश फाइटोप्लैंक्टन्स फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जू से स्मॉल। तो ध्यान रहे एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेजरली ये देखा जाता है कि यहां जीएफसी फॉलो होता है। और यहां पर एक और इकोसिस्टम है पैरासाइटिक फूड चेन, इसको हम लोग पीएफसी बोलेंगे शॉर्ट में। पैरासाइटिक फूड चेन का सबसे अच्छा और कॉमन माइंड में ध्यान रहे, इसके लिए आपको याद रखना है, पैरासाइटिक फूड चेन में जो प्रोड्यूसर होगा वो लार्ज होगा और कंज्यूमर स्मॉल होगा। सर इसका मतलब ये उल्टा हो रहा था, यहां छोटा से ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिक लेवल वाइज बड़ा होते जा रहा था, यहां बड़ा ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा और छोटा की तरफ जाएगा ये फूड चेन। जैसे अगर मैं बात करूं ट्री, ये ट्री को खा रहा है ये बर्ड्स, सर ट्री को डायरेक्ट खा रहा है, यार ट्री का प्रोडक्ट तो खा रहा है ना भाई, मान लो ये फ्रूट खा रहा है, इस ट्री से ये छोटा पैरासाइट, बहुत छोटा पैरासाइट कहां है सर? इसके ऊपर है, बर्ड के ऊपर है, यानी इसको ये खाया, इसको ये खा गया, उल्टा हो रहा है रे, उल्टा हो रहा है, बड़ा से छोटा, बहुत छोटा, यहां छोटा बड़ा, बहुत बड़ा जा रहा था, यहां बड़ा छोटा, बहुत छोटा जा रहा है। पैरासाइटिक फूड चेन है, ध्यान रहे पैरासाइटिक फूड चेन का कैरेक्टरिस्टिक है ये लार्ज ट्रॉपिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल में लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रहे आगे पॉइंट, ट्रू फूड चेन जीएफसी एंड पीएफसी, यानी बोल रहा है जो ग्रेजिंग फूड चेन है और जो पैरासाइटिक फूड चेन है यही ट्रू फूड चेन है। सर क्यों? यहीं पर 10% लॉ फॉलो हो रहा था, वहां नहीं होगा 10% लॉ। सर ये क्या है? मैंने आपको डिटेल में बताया, लिनमैन साहब ने जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो दिया था वो डीएफसी में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां लाखों करोड़ों पैरासाइट्स होंगे और उन सारा पैरासाइट्स में अगर हम 10-10% एनर्जी डिवाइड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो नेग्लिजिबल है, वो रह ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रहे 10% लॉ इधर फॉलो नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया। तो ये दोनों फूड चेन को हम लोग ट्रू फूड चेन बोलते हैं, हालांकि वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है एनर्जी फ्लो करवाने के लिए। ध्यान रहे, चलिए ये पॉइंट्स हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, ये पॉइंट्स तीनों के बाद समझा जाता है। यहां ध्यान दीजिए, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस मतलब क्या होता है? डेट्राइटस मतलब होता है कूड़ा कचरा, सड़ा गला चीज, वहां से जो फूड चेन होगा वो डेट्राइटस फूड चेन। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिक फूड चेन, इसका एसएफसी ने डीएफसी बोले, यहां से डेट्राइटस फूड चेन। देखिए यहां पर पीएफसी, यहां पर पीएफसी नहीं बोलना आपको कि प्रीडेटरी फूड चेन, यहां जीएफसी बोलना है कि पीएफसी, फिर ये हो जाएगा। ध्यान रहे
बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो सैप्रोफाइटिक फूड चेन है या फिर जो डेट्राइटस फूड चेन है, डेट्राइटिक फूड चेन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये शुरू होगा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। यानी सर सड़ा गला बांस का टुकड़ा ले लो, सड़ा गला किसी पेड़ का टुकड़ा ले लो, कोई इंसान कोई जानवर मर गया, सड़ गया, गल गया, अगर वहां से आप फूड चेन शुरू कर रहे हैं, सर वहां से मतलब उसको कौन खा रहा है, उसको कौन आगे, तो वहां पर हम लोग उस फूड चेन का नाम देंगे डेट्राइटस फूड चेन, यानी सैप्रोफाइटिक फूड चेन। ये सैप्रोफाइटिक क्यों? क्योंकि सैप्रोट्रॉप से लिया गया। सैप्रोट्रॉप यानी द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही निर्भर करता है, जैसे प्रोड्यूसर पर निर्भर कर रहा था हर्बीवोर को खा रहा था कार्निवोर्स, उसी तरह डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर जो निर्भर करता है उसको हम लोग बोल रहे थे क्या? सैप्रोट्रॉप। चलिए, सैप्रोट्रॉप में कौन कौन होगा? मेनली फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ और भी हो सकते हैं। ये फंजाई और बैक्टीरिया ही मेनली पाया जाता है सैप्रोट्रॉप के रूप में, यानी यही आते हैं इन सबको खाने के लिए, गलाने के लिए, सड़ाने के लिए। चलिए, ये एक एनिमल है, कोई नहीं बोलेगा सर ये एनिमल ऊपर क्यों क्या कर रहा है, कूद रहा है, ये मर चुका है बच्चों, और मरा हुआ इंसान पे सवाल उठाना नहीं चाहिए। ये कोई जानवर भी हो सकता है ये कोई कैटल होगा, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं आप उसका आंख से आंसू निकल चुका है, कोई ये नहीं बोलेगा सर आंसू बहुत देर से वहां है, मर गया है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, आंसू वहां पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर पा रहा है, वहां मर गया है, सोया हुआ है, ध्यान रहे। उसके बगल में हमने एक और पेड़ को जान मार दिया, यहां पर एक और पेड़ को काट लिया, कुल मिला के ये सब मरे हुए चीज है। क्या यही हमारा डेट्राइटस है? हाँ, ट्रॉपिक लेवल 1 यहां से शुरू होगा। इसको किसने खाया? बैक्टीरिया, फंजाई। सर इसको कौन खाएगा यार? इसके आगे कौन कौन खाएगा, कहां जाएगा नहीं बोल सकते, इसको करोड़ों बैक्टीरिया खाएंगे। अगर मैं बोलूं 10% लॉ, इसका पास जो एनर्जी है उसका 10% एनर्जी जाएगा आर्बो बैक्टीरिया में। अच्छा, इसके पास मान लेते हैं यहां पर अगर 100 किलो जूल एनर्जी है, 100 किलो कैलोरी अगर मानते हैं, इसका 10% है 10 किलो कैलोरी। क्या एक बैक्टीरिया है? नहीं, इसको बिलियन से डिवाइड कीजिए, सर बड़ा चीज हो गया। हाँ, इसीलिए यहां 10% लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। बिलियन ऑफ बैक्टीरिया 10 से अगर आप डिवाइड करते हैं, पता नहीं 0.0000 कितना होगा, उससे हमें लगता है कि एनर्जी यहां पर जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, इसीलिए हम लोग वहां पर 10% लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा है, यहां वो नहीं बोलना है। चलिए, इसके आगे का फूड चेन स्टॉप हो जाता है, तो ये इनकम्प्लीट टाइप से दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रू फूड चेन नहीं मानते। इसके आगे बैक्टीरिया के आगे फूड चेन स्टॉप हो जाता है। चलिए, डीएफसी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यही डेट्राइटस फूड चेन हमने देख लिया टेरेस्टेरियल में। अरे देखे कि नहीं यार, ये सब सूखा में हो रहा है इधर, ऐसे थोड़ी कि मर के सब तैर रहा है एक साथ, ये सब सूखा में हो गया, टेरेस्टेरियल में हो गया। इसको हम लोग इसी फूड चेन को, डेट्राइटस फूड चेन सर एक्वाटिक में कैसे चलेगा, पानी में ये फूड चेन कैसे स्टार्ट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये डेट्राइटस मिलेगा, भाई वहां भी तो होगा ना यार, सड़ा गला चीज तो पानी में आपको पता होगा, हर जगह ये सब चीज पाया जाता है। उसको बैक्टीरिया फंजाई खाएगा। हाँ, बैक्टीरिया फंजाई को वहां मोलस्क, लार्वा ऑफ मोलस्क एंड नेमाटोड। सर ये क्या होता है? ये आपको डिटेल में तो आएगा एनिमल डाइवर्सिटी में, पर मैं बता दूं ये लोग भी जीव होते हैं, इतना काफी। ये इन बैक्टीरिया को खा गया। ये वाटर बॉडीज में मिलने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया और फंजाई को खा गया। फिर ये बैक्टीरिया और फंजाई, ये मोलस्का को कौन खा लेगा? स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश, या फिर स्मॉल फिश आज तैरने के लिए ऊपर आया ही था, किसी बर्ड ने खा गया। ध्यान रहे, यहां से डेट्राइटस से शुरू हुआ, डेट्राइटस फूड चेन है, सिंपल बात, लॉजिक खत्म। ध्यान रहे, यहां से खाया, यहां से इधर गया। देखिए यहां हो क्या रहा है, हमने यहां देखा था ये डेट्राइटस, ये बैक्टीरिया, देखिए इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये इधर, तो आपको इधर लग रहा है जैसे कि इधर जीएफसी हो रहा है। यानी जीएफसी में हम लोग क्या पढ़े थे ग्रेजिंग फूड चेन में, ऑर्गेनिज्म का साइज धीरे धीरे बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं यहां से यहां का बात करूं, यहां से यहां, तो इसको खाया, ये इससे बड़ा है, तो ये जीएफसी है, या फिर इधर का जीएफसी का हिस्सा लग रहा है इसे देखने में। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। हम लोग जो है ये तीनों फूड चेन को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 पॉइंट और रह गया है। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट बाद में समझेंगे, अभी समझेंगे। आप लोग अगर शायद नोटबुक बंद कर रहे थे ना, मुझे पता है। चलिए ये 2 पॉइंट हम लोग समझते हैं। इफ सिंगल ट्री इज गिवन इन ट्रॉपिक लेवल देन ऑलवेज T1 ट्री इकोसिस्टम। इसका मतलब सर क्या? आप तो इंग्लिश का लाइन लिख दिए, हाँ तो क्या हो गया?
बोल रहा है अगर एक इकोसिस्टम में या फिर अगर मैं बोलूं फूड चेन में एक सिंगल ट्री का नाम ले लिया कि ट्रॉपिक लेवल में तो भाई सिंगल ट्री है भी, मैं प्रोड्यूसर नहीं बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर मतलब कितना ट्री कितना ग्रास वी डोंट नो। अगर एक सिंगल ट्री का नाम आया है तो ट्रॉपिक लेवल में उसको पहले रखना है आपको। सर क्यों? यार वो प्रोड्यूसर होगा ना तो पहले ही रखोगे ना, बर्ड को पहले रख क्या करेगा? सिंगल ट्री अगर दे दिया तो ट्रॉपिक लेवल में उसको पहले रखना है, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना। और उस इकोसिस्टम को हम लोग ट्री इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे ट्री को खाया बर्ड, बर्ड को खाया पैरासाइट्स, ये ट्री इकोसिस्टम है, ट्री से स्टार्ट हुआ। सिंगल ट्री का नाम लेते ही ट्री को एक नंबर में रखना आपको। दूसरा बात, टोटल एक्वाटिक फूड में मैक्सिमम फूड फाइटोप्लैंक्टन बनाता है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। टोटल एक्वाटिक फूड में मैक्सिमम फूड फाइटोप्लैंक्टन बनाता है। बट जितना भी एक्वाटिक फूड है, एक्वाटिक फूड पानी में वाटर बॉडीज में जितना भी फूड बन रहा है उसका मैक्सिमम फूड फाइटोप्लैंक्टन बना रहा है। सर फाइटोप्लैंक्टन कैसे बना रहा है? यार ये प्रोड्यूसर है। सर ये क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। सर कहां से कर रहा है? सनलाइट ले रहा है। तो मैक्सिमम जो एक्वाटिक इकोसिस्टम का मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन ये फाइटोप्लैंक्टन द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम आपको देना है। हाँ, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं, सब अच्छे से चल रहा है, मस्त चल रहा है। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। थैंक्स बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।